अस्सलाम वालेकुम। तो आज लास्ट की वीडियो में मैंने बात की थी कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। अब इसमें हमारे पास जो है वो दो चीज़ होती हैं, एक होता है हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। एक क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है क्या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको मैं एग्जांपल से स्टार्ट करवाऊँगी और वो एग्जांपल ये है। अब जो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ से मैं बुक में से जो है वो एग्जांपल नंबर 17.10 करवाऊँगी, जिसमें लिखा हुआ है 5 pennies were tossed 1000 times। पेनीज की कितनी बार हुआ है, टॉस में कितनी बार, 1000 times। एंड द नंबर ऑफ हेड्स, जो नंबर ऑफ हेड्स हैं वर ऑब्जर्व एज बिलो। मीन्स कि जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि या तो वो हेड आएगा या तो टेल आएगा। वो कहता है कि 1000 टाइम्स उसने टॉस किया है और जो हेड्स आए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी उसने ये नीचे दी हुई है। मीन्स नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, 0 1 2 3 4 और ये 5। अब इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी बार आया है, एक बार 38 बार। जो फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं वो 38 है, 144 है, 342 है, 287 है, फिर 164 है और फिर 25 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो यहाँ पर नीचे कह रहे हैं टेस्ट वेदर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स अ सैटिस्फैक्टरी डाटा टू फिट टू दी दीज डाटा। वो क्या कह रहा है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लगाएं और चेक करेंगे जो डाटा है वो सेटिस्फैक्टरी है या नहीं। अब मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों को करवाती हूँ। अच्छा, जो भी हमने अब एग्जांपल पढ़ी है उसमें वो क्या कह रहा था हमें कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करने और बताना है कि डाटा जो है वो सेटिस्फैक्टरी है या नहीं है। तो अब हमारा H0 और H1 क्या होगा, H0 हमारा क्या होगा, द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सेटिस्फैक्टरी द डाटा। मीन्स कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो डाटा है वो क्या है, सेटिस्फैक्टरी है। और उसका ऑल्टरनेट क्या होगा, मतलब कि जो चीज़ इक्वल होती है उसका ऑल्टरनेट क्या होगा, नॉट इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट सेटिस्फैक्टरी द डाटा, कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। हमारा H1 क्या होगा, H0 हमारा होगा कि डाटा जो है वो सेटिस्फैक्टरी है, और H1 हमारा क्या होगा कि डाटा नॉट सेटिस्फैक्टरी, डाटा इज़ नॉट सेटिस्फैक्टरी। तो फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आ जाता है अल्फ़ा सिग्निफिकेंस लेवल। अब यहाँ पर उसने हमें सिग्निफिकेंस लेवल नहीं दिया हुआ था, तो हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा इक्वल्स टू 0.05। फिर थर्ड स्टेप में क्या आ जाता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या आएगा, काई का स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन ओ माइनस ऑब्जर्व ओ माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। ओ मीन्स ऑब्जर्व्ड, ई मीन्स एक्सपेक्टेड, ठीक है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेप्टेड। फिर हम डिवाइड किससे करते हैं कि -1 मीन्स कि जितने की है क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। जितनी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी उसमें से हम क्या कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम कभी कभी डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आ जाता है क्रिटिकल रीजन की बात। क्रिटिकल रीजन में हम क्या लिखते हैं, काई का स्क्वायर ग्रेटर देन, क्योंकि 2 टेल टेस्ट है इसलिए हम यहाँ पर क्या डालेंगे, ग्रेटर देन काई 0.05। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास कितनी थी, ये देखें यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं, 1 0 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास कितनी हैं, 6 हैं। तो अब फिर यहाँ पर हमने क्या लिख दिया कि 6 - 1 इक्वल्स टू किसके हो गया, 5 के। तो मैं क्या लिखूँगी, काई का स्क्वायर ग्रेटर देन काई 0.05, ये अल्फ़ा था हमारा, और उसको मैंने किस में देखना है, 5 के अंदर देखना है, ठीक है। अब इसको हम कैसे देखेंगे, ये वाली जो वैल्यू है ये कैसे आएगी, 0.05 को हम 5 में कैसे देखेंगे, ये मैं भी आपको टेबल से दिखाऊंगी। अभी सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इसकी कैलकुलेशन होगी कैसे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये सारा स्टेप कैसे आया और ये चीज़ इसकी कैसे आई है, ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पर क्योंकि हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ई का क्या फार्मूला होता है, ई इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय एन, एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। फिर ब्रैकेट स्मॉल एन, सी की सी और फिर एक्स, सी ये जो है ये कैलकुलेटर में होता है और एक्स, फिर इसकी ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर पी की पावर एक्स, क्यू की पावर एन माइनस एक्स। अब इस फार्मूले में हमें क्या चाहिए, पी भी चाहिए और क्यू भी चाहिए,
और ई भी चाहिए, ठीक है। अब हमने ई को कैलकुलेट करने के लिए पी की वैल्यू भी फाइंड करनी है और क्यू की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पी और क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। अब क्या होगा, एक्स बार इक्वल्स टू समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ लिखेंगे। तो पी से क्या, पी हेड कैसे आएगा हमारा, एक्स बार, सबसे पहले हमें एक्स बार फाइंड करना होगा, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन मैं भी आगे आपको जाके बताऊंगी। सबसे पहले हमने एक्स बार अपना फाइंड किया, फिर उसके बाद पी हेड कैसे आएगा, एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। तो जो आंसर आ जाएगा वो हम लिख देंगे, ठीक है। फिर क्यू का आंसर, क्यू कैसे निकालेंगे, 1 माइनस जो पी का आंसर आया है, जो इसका आंसर आया उनमें से 1 को हम माइनस कर देंगे, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसको एक ना डाटा, अपनी एग्जाम्पल का डाटा उतारती हूँ, फिर उससे बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अपना सारा डाटा उतार लिया है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मैंने लिखती हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर उसके बाद मैंने अपनी ऑब्जर्व वैल्यूज़ लिखी हैं जो कि क्वेश्चन में मेंशन थी, 38, 144, 342, 287, 164 एंड 25। अब इन सब का मैंने टोटल लिया, तो इसका टोटल हमेशा किसके इक्वल आना चाहिए, 1000 की। जो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू हैं जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं उसका 1000 के हमेशा इक्वल आंसर आता है। अब ई, क्योंकि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए ई का फार्मूला क्या लगेगा, कैपिटल एन ब्रैकेट एन सी की एक्स, फिर पी की पावर एक्स क्यू एन माइनस एक्स, ठीक है। अब कैपिटल एन कहाँ से है, ये। अब ये जो ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं इनका जो आंसर है वो मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल एन हो जाएगा, 1000 ब्रैकेट एन। अब एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मींस 0, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन जब हम इनको काउंट करते हैं तो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन ये तो 6 हैं, तो हमने यहाँ पर 5 क्यों लिखा, क्योंकि जब हम 0 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए हम 0 वाले डिजिट को छोड़ देंगे और 1 से काउंट करना शुरू करेंगे। जब भी क्वेश्चन के अंदर 0 वाला डिजिट होगा तो हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, मीन्स कि हम इसको अपनी डाटा में इंक्लूड नहीं करेंगे। हम कहाँ से काउंट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये मेरे पास कितने हो गए, 5। स्मॉल एन कितना हो गया, 5। तो 5 सी, और x की वैल्यू क्या है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना जो कि है x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो x की कितनी वैल्यू है यहाँ पर, 0। तो मैं लिख दूंगी 5C0 और p की पावर x। अब मुझे यहाँ पर p की पावर x चाहिए। अब ये कैसे आएगी मेरे पास, अब मैं इसको पहले बताती हूँ आपको कि ये वाला कॉलम मेरे पास कैसे आया, ठीक है। अब सबसे पहले ना इस कॉलम को फाइंड करने के लिए ना मुझे एफ ऑफ एक्स का कॉलम चाहिए। एफ ऑफ एक्स मीन्स कि ये जो है ऑब्जर्व वैल्यूज़, इनको हम एफ बी बोलते हैं। हम इनको ओ भी बोल सकते हैं या हम इनको एफ बी, क्योंकि क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है इसलिए हम इसको एफ से ही रिप्रेजेंट करेंगे। एफ लिख दिया। अब मैं 0 को 38 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा आंसर, 0। फिर 144 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, 144। फिर 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 348 से तो क्या आंसर आ जाएगा, 684। फिर सिमिलरली इसी तरह 3 को 287 से करेंगे तो आ जाएगा 861। फिर 4 को 164 से करेंगे तो आ जाएगा 656। फिर 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 125। इस कॉलम को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स चाहिए। अब इसका सबका मैं टोटल ले लूँगी, मीन्स कि मैंने एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका जब मैं टोटल लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2470। अब ये आ गया क्योंकि हमने एफ ऑफ एक्स क्यों फाइंड किया है, क्योंकि हमें चाहिए पी और क्यू की वैल्यू। अब पी का फार्मूला होता है वो मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है, कि हमारे पास पी की वैल्यू कैसे आई और क्यू की वैल्यू कैसे आई। अब यहाँ पर देखें P इक्वल्स टू एक्स ओवर एन। पी का क्या फार्मूला होता है, एक्स ओवर एन। ये एक्स बार नहीं है, खाली एक्स ओवर एन है। तो जब हमने क्या यहाँ पर फाइंड करना है, पहले हमें तो एक्स की वैल्यू नहीं पता ना, तो हमने क्या फाइंड करना है, एक्स बार हमने कैलकुलेट करना है, एक्स बार। तो एक्स बार का फार्मूला होता है क्या, एक्स बार इक्वल्स टू समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, जो कि क्या आ जाएगा, समीशन एफ का मेरे पास टोटल कितना आया था, 2470 एफ ऑफ एक्स का। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी, 2470। और समीशन एफ जो था, ये वाला मेरा जो एफ था उसका टोटल कितना आया था, 1000। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, 1000। तो
तो जब मैंने इसको किया 2470 को 1000 पर डिवाइड किया तो मेरे पास x बार की वैल्यू कितनी आ गई 2.547। अब मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगी p इक्वल्स टू x ओवर n। p का क्या फॉर्मूला है x ओवर n। अब इक्वल्स टू जब इसको मैंने डिवाइड किया था तो मेरे पास 2.547 आया था। x की वैल्यू 2.47 और डिवाइड कर दी n से। n कितना है यहाँ पर 5 और 5 क्यों आया, मैंने भी यहाँ पर क्या बताया था कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो 6 हैं, लेकिन जब 0 वाला आ जाएगा तो हम 0 को निगलेक्ट कर देंगे और आगे से काउंट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर n क्या लिखा है 5। अब मैं कैसे लिखूंगी, मैं 2.47 को डिवाइड कर दूंगी 5 पर, तो मेरा आंसर क्या आएगा p इक्वल्स टू 0.49। अब q कैसे आया, q का फॉर्मूला होता है q इक्वल्स टू 1 माइनस पी हेड। ठीक है, 1 माइनस पी हेड मीन्स कि जो p की वैल्यू आई है मैं उसमें से 1 को माइनस कर दूंगी। मैं करूँगी 1 माइनस 0.49, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.506। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी। क्या हुआ, q कैसे आया, जो p हमने फाइंड किया 0.49, q का फार्मूला होगा 1 माइनस पी। तो 1 माइनस जो p की वैल्यू आई है वो मैं लिख दूंगी, तो 1 में से p की वैल्यू को माइनस करूंगी तो q की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब जैसे कि हमने p और q की वैल्यू फाइंड कर ली है तो अब मैं इसके अंदर अपना डाटा पूरा करूंगी इक्वेशन के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ n क्या हो गए 1050, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या चल रही है 0 चल रही है। फिर p की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की है जो क्या है 0.49, उसकी पावर क्या चल रही है, p की पावर क्या है x, और यहाँ पर x की भी वैल्यू क्या चल रही है 0, इसलिए मैं ऊपर डाल दूंगी 0। फिर q की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी 0.50 आई है, फिर मैं ब्रैकेट डालूंगी। उसके बाद q की क्या पावर है n माइनस एक्स, n कितने हो गए हमारे पास 5, स्मॉल n कितना हो गया 5 माइनस x की क्या वैल्यू चल रही है यहाँ पर 0। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आपको कैलकुलेटर से बताती हूँ। मतलब हमने क्या लिखना है, पहले क्या है, पहले हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 5c0। अब ये 5c0 कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व होगा, ये इस तरह होगा। ये मेरे पास SD कैलकुलेटर है तो मैं लिखूंगी, मैं प्रेस करूँगी 5, फिर शिफ्ट प्रेस करूँगी, उसके बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये डिवाइड के ऊपर NCR लिखा हुआ है, इसको डिवाइड के साइन को मैं प्लस करूँगी तो मेरे पास ये C का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या था 5C0, तो फिर उसके बाद मैं 0 को ऐड कर दूँगी, तो ये क्या हो गया 5C0। C कैसे आया, 5 लिखा, फिर उसके बाद शिफ्ट को दबाया और ये डिवाइड वाला ऑप्शन क्लिक किया। ये मेरा SD कैलकुलेटर है इसलिए डिवाइड के ऊपर आ रहा है। आप अपने कैलकुलेटर में देख सकते हैं कि ये NCR का ऑप्शन कहाँ पे है, तो फिर शिफ्ट क्लिक करेंगे और NCR को दबाएंगे तो आपके पास ये C आ जाएगा। फिर उसके बाद 0 आगे, ये जो मेरा लिखा हुआ है 0 वो मैं आगे लिख दूँगी 5C0, जिसको जब मैं इक्वल करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या था, ये वाली ब्रैकेट मेरी सॉल्व होगी, मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगी 1000 से। अब जब मैं 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है, मैंने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से तो 1000 आ गया। फिर आगे क्या है, p की वैल्यू है 0.49 की पावर 0, तो मैं क्या लिखूँगी, इसी 1000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी ब्रैकेट 0.49 की पावर 0, तो वो जो 1000 आया था उसी को मैंने 0.49 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया 1000, क्योंकि जब किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है मेरे पास 0.50 क्यू की वैल्यू और उसकी पावर क्या है 5 माइनस 0, मीन्स 5 में से 0 को माइनस करें तो वो तो 5 ही बचेगा। तो मैं इसको मैं अब 1000 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 0.50 की पावर 5, तो क्या हो गया मेरे पास, इसका क्या आंसर आ गया 31.25। तो यहाँ पर मैंने इस तरह लिख दिया 31.25। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे उन्हें बाकी भी सॉल्व करने हैं और अपनी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो बुक में एग्जांपल दी हुई है उनके ये पॉइंट्स की वजह से कुछ फ़र्क आके उनका आंसर चेंज आ रहा है। तो पॉइंट्स का फ़र्क आना वो एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये इसमें बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा जो है वो पॉइंट्स का इशू रहता है, क्योंकि हमारा ये आंसर पॉइंट्स में आ रहा है ना, अगर एग्जैक्ट वैल्यू होती तो कोई इशू ना होता। अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ई कैलकुलेट करने के बाद मैं लिखूंगी ओ मीन्स ऑब्जर्व माइनस ई, जो मैंने अभी ये फाइंड किया है उसका मैं क्या लूँगी स्क्वेयर। ओ कहाँ से आया, ओ क्या है, हम ओ को
मैंने बोला था ना कि फ्रीक्वेंसी को हम ओ से भी डिनोट करते हैं, हम इसे ओ भी कहते हैं और हम इसे एफ भी कहते हैं। अब ये ओ कैसे आया, मैं लिखूंगी 38 माइनस ये जो फार्मूले का साइन है माइनस, उसके बाद ई कैलकुलेट किया है, ये वाला ई का कॉलम था ना, तो ई का मेरा आंसर क्या आया 31.25। तो मैं लिखूंगी 38 माइनस 31.25, जो आएगा उसका स्क्वायर ले लूँगी। अभी मैं कैलकुलेटर में करके दिखाती हूँ। पहले मेरा पास वैल्यू क्या है 38 माइनस, मैं लिखूंगी 38 माइनस 31.25 और उसका मैं क्या ले लूँगी स्क्वायर ले लूँगी। ई का क्या फार्मूला है, इसका क्या फार्मूला है ओ माइनस ई का स्क्वायर। तो जो मैंने ओ की वैल्यू लिखी 38 माइनस ई की वैल्यू लिखी और उसका स्क्वायर ले लिया, तो मेरे पास आंसर क्या आया 45.5625। तो अब मैं यहाँ पर 45.56 डायरेक्ट ही लिख रही हूँ। आप भी इसी तरह कर सकते हैं। अगर नहीं इस तरह समझ आती तो पहले इसमें से इसको माइनस कर लें और फिर अगला नेक्स्ट कॉलम बना के उसका स्क्वायर ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि डायरेक्ट ही कर लें, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसी तरह सिमिलरली आगे भी करना है। 144 माइनस ई में 144 में से माइनस करना है 153.125 और फिर इसका स्क्वायर लेना है। जो आंसर आएगा वो इसी यहाँ पर लिख देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में 342 में से 300 को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो जो आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर दोबारा 287 में से 294 को माइनस करेंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर 164 में से 144 को माइनस करेंगे, तो जो आएगा उसका स्क्वायर लेंगे, तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। फिर 25 में से 228 को माइनस करेंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर लेंगे, तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब फिर मेरा लास्ट वाला कॉलम क्या है ओ माइनस ई का स्क्वायर, मीन्स कि जो ये वाला कॉलम मैंने बनाया है उसी पर ही मैं डिवाइड कर दूंगी किसको, इस ई की वैल्यू को, जो मेरे पास ये ई के आंसर्स आए हुए हैं। अब फॉर्मूला क्या है ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, मीन्स कि जो मैंने ये फाइंड किया है ओ माइनस ई का स्क्वायर फाइंड किया है, जो इसी वैल्यू को मैं किस पर डिवाइड करूँगी ई की वैल्यू पे। तो मैं लिखूँगी 45.56 डिवाइडेड बाय 31.25, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.4। तो मैं भी इसको करके दिखा देती हूँ आपको। ये क्या है ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। तो ओ माइनस ई का स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 45.56। तो जब हम लिखेंगे 45.56, ये मैंने लिखा 45.56 और डिवाइड क्या था ई ही करना है, ई की ही वैल्यू डिवाइड करनी है। तो ई की वैल्यू क्या है मेरे पास पहली 31.25, तो मैं क्या कर दूंगी डिवाइड कर दूंगी किससे 31.25 से, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 1.4792। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा 1.47। फिर इसी तरह नेक्स्ट में भी आप करेंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसी तरह ही इस वैल्यू को इस वाली ई से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे। फिर इस वैल्यू को ये ई से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे। फिर इस वैल्यू को ई से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। फार्मूला देख लीजिएगा तो कोई इशू नहीं होगा। अब इसका मैंने टोटल लेना है। अब जब मैं क्रिटिकल रीजन में बात करूँगी, तो जब मैं काय कैलकुलेट डालूंगी, तो मैं काय कैलकुलेट की वैल्यू कौन सी डालूंगी, ये वाली वैल्यू डालूंगी, ठीक है। अब मैंने इन सब को ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या आया आंसर 10.87। अब मैं आपको इसको क्रिटिकल रीजन में डाल के बताती हूँ कि इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। अब ये मेरा फोर्थ स्टेप कौन सा है, मैंने यहाँ पर स्टेप नेम्स नहीं लिखे लेकिन पॉइंट मेंशन कर दिए हैं। अब ये जो मेरे क्रिटिकल रीजन की बात आई है, अब क्या करेंगे, काय का स्क्वायर ग्रेटर देन काय 0.05 और यहाँ पर आ जाएगा क्या 5, मीन्स जो मैंने आपको अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था थर्ड पॉइंट में हम कैसे करेंगे, ये 5 आ गया। अब यहाँ पर काय का स्क्वायर ग्रेटर देन, अब हम 0.05 को 5 में कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास काय का टेबल मौजूद है, वहाँ से मैं आपको वैल्यू दिखाती हूँ, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखी है 11.07। अब ये मेरे पास काय का टेबल मौजूद है। यहाँ पर क्या है, हमने क्या देखना था 0.05 को किस में देखना था 5 में, तो ये इस पूरी लाइन में 0.05 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये है 0.05, तो उसको मैंने किस में देखना है 5 में चेक करना है, ये इस 5 में। तो 0.05 कहाँ पर लाइक आ रहा है, ये कॉलम है 0.05 का और ये वाली रो जा रही है 5 की, तो मैं क्या लिखूँगी 0.05 में कहाँ लाइक आ रहा है 11.07 पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना वो क्रिटिकल रीजन डाला
काय का स्क्वायर ग्रेटर देन, ये क्या मैंने भी आपको टेबल में दिखाई है 11.07, ये काय कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड की क्या आंसर आया था 10.87 आया था, ग्रेटर देन 11.07। अब आपने स्टेटमेंट को चेक करना है, क्या 10 जो है वो ग्रेटर है 11.7 से, नहीं ना, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हम क्या करेंगे, वी एक्सेप्ट H0 एंड रिजेक्ट H1। थैंक यू।